नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये मेरा वीडियो है वो स्कॉलरशिप से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी सरकार द्वारा इस संबंध में जो स्कॉलरशिप का टाइम टेबल था 2021-22 हेतु, इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो इसीलिए बहुत सारे छात्र छात्राओं की क्वेरीज़ आ रही थी, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लीज़ ये स्कॉलरशिप के संबंध में जो भी हो वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए ताकि हम लोग सही समय पे हमको सही जानकारी मिल सके। तो यही आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद है। जो आपका यूपी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट से जो पॉलीटेक्निक के पूर्व के छात्र हैं वो जानते हैं, अप्लाई करते रहे हैं, उनको रिन्यूअल कराना होगा। तो वेबसाइट वही है, लेकिन वेबसाइट में काफ़ी सारी चेंज किए गए हैं। जो URL है वेबसाइट का वही है scholarship.up.gov.in, लेकिन उसमें बहुत सारा, जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसमें जो काफ़ी बहुत सारे जो कंटेंट्स है, जो चीज़ें हैं जो देखने का है, वो काफ़ी सारी बदल दिए गए हैं, अपडेट कर दिए गए हैं, उसको हमको कहना चाहिए। तो इस नए अपडेट के साथ जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट है वो आप लोगों के लिए रेडी है। तो इस संबंध में जो शासनादेश जारी हुआ है और जो छात्रों के लिए निर्देश जारी हुए हैं, तो आइए उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे एक विज्ञापन 2021-22 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो विज्ञापन ये आपका जो ये स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। इसके अलावा हो सकता है जो इनका जो प्रचार प्रसार है वो समाचार मद्दों के माध्यम से भी किया गया हो। तो इसमें ऊपर का हम नहीं देखते हैं, हम नीचे जो मेन जो आप लोगों के लिए बताना मैं चाहता हूँ उसको मैंने यहाँ पर लिया है। इस पर आप ध्यान दीजिए। 1 नंबर पर जो लिखा हुआ है, छात्र अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए अथवा छात्रवृत्ति संबंधी किसी भी जानकारी हेतु संबंधित वर्ष का स्टेटस देखें। ये बात बताना आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे छात्र थे, स्टूडेंट्स, जो मुझे मैसेज किए और अपना स्क्रीनशॉट करके जब आप उसमें लॉगिन किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का संस्था स्तर पर फॉरवर्ड कर दिया गया था। जो जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं जिला लेवल पर, उनका वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया गया था। सब तरह से उनका फॉरवर्डेड था, उसके बाद भी उनकी स्कॉलरशिप उनको प्राप्त नहीं हुई थी। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि यदि आपका स्कॉलरशिप नहीं आ पाया है किसी वजह से, तो उसमें अपना स्टेटस जरूर देख लें। और इसमें देखिए लिखा है, किसी भी समस्या के लिए अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी, यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या सामान्य वर्ग के से हैं तो जो जिले में जो बैठते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनसे आपको संपर्क करना है। यदि आप OBC या पिछड़े वर्ग में आते हैं तो आपको जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से संपर्क करना है। और यदि आप अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं तो आपको जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क करना है। तो यदि आपकी संस्था जो पॉलीटेक्निक है वो शहर में स्थित है तो वहीं शहर में ही ये अधिकारियों के ऑफिस होते हैं, आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपकी स्कॉलरशिप किसी भी वजह से नहीं आ पाई है, देखिए संस्था ने यदि अपने यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया है, आपके उसमें स्टेटस में फॉरवर्डेड दिखा रहा है, तो संस्था का काम खत्म हो गया, संस्था का उसके बाद कोई रोल नहीं है। अब जो मेन बात आती है वो जिला स्तरीय अधिकारी जो इस छात्रवृत्ति के संबंध में जो काम देखते हैं उनका, और जो प्रदेश लेवल पर जो नोडल अधिकारी होते हैं वहाँ का। तो आपको जो भी आपकी समस्या है, तो आपको जो नाम बताए हैं, जो जिस कैटेगरी में आप आते हैं, तो वो संबंधित अधिकारियों से आप ऑफिस चले जाइए और वहाँ से मिल करके उनको अपनी समस्या बता दीजिए और जो भी समाधान हो वो आपको बता देंगे। तो इस संबंध में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये विज्ञापन 2021-22 आप पूरा जरूर पढ़िए, लेकिन आपके जो काम का चीज़ था, वो पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ये जो टाइम टेबल जारी हुआ है 2021-22 के लिए, वो इसके अभी सामने आपके दिख रहा है। कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमेतर छात्रों के नवीनीकरण रिन्यूअल के लिए डेट दिखाई दे रही है, तो वो मैंने इतना आपके लिए लिया है। तो जैसे ऑनलाइन आवेदन छात्रों हेतु 20 जुलाई से 21 अक्टूबर 2021 तक अनवरत जारी रहेगा। ये रिन्यूअल के लिए है, यानी पहले के जो छात्र हैं, जो स्कॉलरशिप जिनको मिल चुकी है या पहले फॉर्म भर चुके हैं, उनको रिन्यूअल करना होगा। जैसे फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद अब जो बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त कर चुके हैं सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, रिन्यूअल करेंगे। तो इसकी डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कब से कब तक है, क्योंकि टाइम टेबल जो जारी हुआ है उसी के हिसाब से सारा प्रोसेस होना है। तो ये 20 जुलाई 2021 से स्टार्ट होकर कब तक जाना है, 28 अगस्त 2021 तक। तो ये विशेष आप लोग ध्यान रखिए।
इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट देखिए, छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों, जो जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रोल नंबर, आय जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन क्रमांक, ये सब चीज़ें उनके पोर्टल जो लखनऊ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान यानी NIC लखनऊ का जो छात्रवृत्ति पोर्टल होता है उसमें दिखाई देता है। तो ये बच्चे अपना चेक कर लेंगे, और जो जमा करने के पहले आपका प्रिंट आउट निकाल करके वो सारी चीज़ें चेक कर लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आवश्यक जो वांछित संलग्नक हैं, अटैचमेंट जो साथ में लगने हैं, वो लगा करके अपने संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करना है। तो ये आवेदन पत्र भरने के 4 दिन के अंदर ये काम करना है, यानी विलंबतम 1 सितंबर 2021 तक। यानी जो 1 सितंबर 2021 तक आपको क्या कर देना है, हार्ड कॉपी में अपना फॉर्म जो स्कॉलरशिप फॉर्म है और उसके साथ में अटैचमेंट लगा करके आपको अपनी संस्था में जमा कर देना है। तो इसके अलावा जो संस्था स्तर का काम है वो दिया गया है, तो वो आपसे मतलब नहीं, संस्था के लिए जो डेट है वो संस्था देखेगी उसको। लेकिन आपके लिए जो डेट है, जो नवीनीकरण आपको रिन्यूअल करना है और जो आपको उसका हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकाल कर जो आवश्यक संलग्नक लगाकर संस्था में जमा करना है, वो आप अपनी तिथि का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं जो कक्षा 11, 12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के नवीन फ्रेश एवं नवीकरण के अवशेष छात्र छात्राओं हेतु। तो ये फ्रेश अभी जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स होंगे, अभी तो टाइम है, फर्स्ट ईयर के जब भी एडमिशन्स होंगे तो उसके लिए ये टाइम टेबल है, तो वो लोग अपना करेंगे। या नवीनीकरण यानी रिन्यूअल के कुछ केस जो अवशेष छात्र रह गए हैं उनके लिए ये डेट है, तो वो इस पर ध्यान दे लीजिए। आपकी जो छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई 2021 से शुरू होगा और 21 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। उसके बाद आपको जो हार्ड कॉपी जमा करना है संस्था में, उसकी डेट आपकी 25 अक्टूबर 2021 तक है। तो ये टाइम टेबल उन लोगों के लिए है। तो नए छात्र जो आएंगे, जो आपके संपर्क में है, तो उनको आप ये बात बता सकते हैं जो नए सिरे से आवेदन यानी फ्रेश आवेदन करना चाहते हैं। अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें पूरा PDF आपकी जारी की गई है, वेबसाइट पर उपलब्ध है, 2-3 पेज की, उसको पूरा पढ़िए। लेकिन जो आपके काम का जो छात्र छात्राएं ज़्यादातर गलतियां करते हैं, या जो अंत समय के लिए इंतज़ार करते हैं कि अरे जब फॉर्म उसी समय भरने लगेंगे तब हम देखेंगे। आप जानते हैं कि इस समय परीक्षाओं का माहौल चल रहा है, परीक्षाएं अभी तक आपकी नहीं हुई हैं, तो ज़्यादातर छात्र वही पठन पाठन में अपना व्यस्त हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं की बात की जा रही है, लेकिन वर्तमान में आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी संचालित हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो उसमें भी छात्र छात्राएं बिजी हैं। लेकिन उसी के बीच में ये जो आपको स्कॉलरशिप से संबंधित अपडेट जारी हुए हैं, जो दिशा निर्देश या टाइम टेबल जारी हुआ है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। और पैरेलल में ये सारी चीज़ें चलती हैं, पढ़ाई लिखाई जो चल रही है, परीक्षाएं चल रही हैं, वो अलग है, लेकिन आपको इन चीज़ों पर जो ये स्कॉलरशिप के संबंध में जारी हुई हैं उन पर भी आपको पूरा ध्यान देना है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ निर्देश है, उनमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपके लिए निकाली हैं, उन पर आपको ध्यान जरूर देना है। और इन्हीं में छात्र छात्राओं से गलती होती है, जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो नॉन रिफंडेबल फीस है उसकी रसीद, वर्तमान आपका जो पंजीयन क्रमांक है यानी एनरोलमेंट नंबर, अपना आधार नंबर, अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ये सब आप अपना तैयार रख लीजिए। पहली बात तो लिखिए, तो ये सब अपना आप लोग कर लेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसी में छात्र छात्राओं से गलती होती है। जो कह रहे हैं हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र में जो आपका नाम लिखा है, आपके पिता का नाम लिखा है, आपका जो लिंग है यानी पुरुष महिला, या जन्म तिथि आपकी जो लिखी है, तो आधार कार्ड में भी वही होना चाहिए, सेम। अब इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां इसी पर होती हैं, क्योंकि मैंने देखता हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आधार में कुछ ना कुछ, कभी किसी की जन्म तिथि गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी के पिता का नाम गलत है। यदि ये गलतियां आपके उसमें रह गई और आपने फॉर्म भर दिया, तो जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप आने में डिले हो सकता है, या आपका जो आवेदन है वो निरस्त भी हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए आप जानते हैं कि इस समय नई नई समस्याएं आ जाती हैं। जैसे अभी मैं खुद ही आधार के लिए किसी का कराना चाह रहा था, तो उसके लिए ऑनलाइन सर्वर ही ठप्प पड़ा हुआ है। जब मैं वहाँ पर ऑनलाइन एनरोलमेंट सेंटर पर गया, तो वहाँ भी वो बंद करके सब बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते से पहले नहीं चल रहा है और 1 हफ्ते तक बाद तक आने की उम्मीद नहीं है। तो आप सोचिए, अगर आप अंत समय के लिए बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे कि अरे जब डेट लास्ट आएगी तब हम जानेंगे, उस समय कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप
आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अभी का जो आपका काम है, जो करना है, जिस दिन आपका ऑनलाइन यदि होता है, खुल जाता है पोर्टल आधार वाला, UIDAI वाला, तो उस पर आप ऑनलाइन कर लीजिए जो करेक्शन हो सकते हो। यदि ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं तो आधार सेंटर का पता कर लीजिए, वहाँ से जाकर अपडेट समय से करा लीजिए। और जैसा हाई स्कूल की अंक सूची और प्रमाण पत्र में लिखा है सारे डिटेल, उसी तरह से आधार में बिल्कुल अपना करा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये तीसरा जो पॉइंट है, आधार नंबर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण यानी डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन होना बहुत जरूरी है, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान। और ये आधार लिंक पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आधार जो आपका बना है, यदि बहुत सारे छात्र छात्राएं पहले आधार बनवा लिए, मोबाइल लिंक करना भूल गए, या ऐसा था कि आप जिसका मोबाइल नंबर मिल गया घर में, चाचा का, दादा का, या दुकाने वाले से कह दिया कि भैया अपने नंबर डाल दो, उसने डाल दिया, तो वो अब नहीं चलेगा। अपना जो मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर जो आप चला रहे हैं, उसको आप लोग ज़रूर अपडेट करवा लीजिए। आधार सेंटर से अपडेट हो तो वहाँ से करा लीजिए, ऑनलाइन अपडेट हो जाए तो उसको ऑनलाइन अपडेट करा लीजिए। क्योंकि जो आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा, आपको उसी में OTP प्राप्त होता है, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। तो ये ज़रूर याद रखिए, आधार नंबर से अपने यदि सारा डेटा सही है तो मोबाइल नंबर का भी चेक कर लीजिए कि मोबाइल नंबर अपडेट है कि नहीं है। यदि अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट आप कर लीजिए, जो आपका एक्टिव नंबर इस समय चल रहा हो वर्तमान में, और आगे भी उसी को बनाए रखिएगा। ये नहीं कि आप नंबर 6 महीने बाद पास आउट होने वाले हैं तो नंबर को हटा दिया, फेंक दिया, क्योंकि ये सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए नहीं, बल्कि किसी भी तरह की जो आपको आगे के लिए फॉर्म भरना रहेगा, या आगे तरह का कोई भी आपके इस संबंध में ट्रांजैक्शन होगा, तो उसमें ये हमेशा काम आता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, आप लोगों के बैंक खाते, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के बैंक खाते खाली रहते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि हम स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र कराने के लिए खाता खोलते हैं और तुरंत जैसे ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी उसको तुरंत बंद करने का प्रयास करते हैं, और जो 100, 200, 500 रुपये होते हैं वो निकालने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा मत करिए। यदि किसी आपका राष्ट्रीय बैंकों में अगर खाता खुल गया है तो खाता उसको बनाए रखिए, भले ही छोटी जगह में खाता खुला हो, लेकिन यदि ब्रांच बैंक अच्छी है और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की बैंक है तो उसमें एक बार खाता खुलने के बाद उसको कोशिश करिए कि बंद ना करवा करके आप कहीं भी जॉब कर रहे हों या कहीं भी जाएं, आजकल जो खातों का ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन हो जाता है किसी भी शहर में। तो सपोज़ करिए आपने किसी गांव की संस्था में इस समय आप पढ़ रहे हैं, आपने वहां पर आसपास कोई राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवा लिया स्कॉलरशिप के पर्पज़ से, तो उसको बंद मत कराइए। उसको बंद कराने का मतलब है, एक बार आप खाता बंद करवा लेंगे तो भविष्य में कभी आपको उस बैंक में यदि खाता खुलवाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हो सकता है वो बैंक आपका खाता ना खोले, क्योंकि बार बार आप खुलवाएंगे, बंद कराएंगे तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और डेटा भी ट्रेस हो जाएगा क्योंकि आधार से कनेक्टेड होता है। तो आप कोशिश करिए कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या घर पर अपने कहीं भी, तो उस खाते को आप ट्रांसफ़र करा लीजिए और उसको अपडेट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आधार नंबर से लिंक बैंक खाता होना चाहिए, और जो NPCI है उसमें सीडिंग जो है वो अनिवार्य है। NPCI नेशनल जो आपका NPCI एक ऐसी एजेंसी है या संस्था है, उसके बारे में मैं आपको अलग से बता देता हूँ। NPCI क्या करता है, आधार और जो ये अन्य जो बैंक खाते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बीच में ये मीडिएटर का काम करता है, यानी उसको लिंक करना, सीडिंग का काम करता है। ये एक अलग से संस्था है, तो इसके संबंध में मैं आपको अलग से अपडेट कर दूंगा किस तरह से होता है। बाकी जो लिंक करने का काम है वो आपका हो जाएगा बैंक के माध्यम से। तो आपको NPCI से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने बैंक जाना है, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, आधार आपका संख्या या आधार नंबर, उससे आप उनको दे दीजिए, वो आपका जो आधार के साथ आपका जो है लिंक कर देंगे या सीडिंग कर देंगे। या ऑनलाइन भी कई बार ये काम हो जाता है, तो आप ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं। तो ये इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना रहेगी। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ही होगा। ये बड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है, इस बात का विशेष ध्यान पर रहिए।
तो ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। तो अभी से आपको जो लग जाना है वो काम आपको क्या करना है, आधार का काम कराना है। यदि आपके सारे डिटेल सही हैं तो ठीक है। दूसरा चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट है, सही अपडेट है कि नहीं, तो उसको ये चेक कर लेना है ओटीपी आता है कि नहीं आता है। और तीसरा आपको बैंक का काम है कि बैंक में आपका आधार लिंक्ड है, वो सीडिंग उसकी हो गई है और उसमें जो भी है वो पूरी तरह से लिंक्ड है, और बैंक में भी आपका मोबाइल नंबर अपडेट है। तो ये आप काम जरूर कर लीजिए। तो अपना आधार लिंक, बैंक खाता जो आपका है यानी बैंक खाते में लिंकिंग तथा एनपीसीआई में सीडिंग के साथ इसको कर लेना है। और एक चीज़ यात्री कि अपना उसमें न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना है। ये नहीं कि आपने एक बार खुलाया और स्कॉलरशिप आने में टाइम लगा जब तक आपका बैंक खाता फ्रीज हो गया। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यही समस्या आती है कि सर हमने खाता खुलाया था, हमारा स्कॉलरशिप आया तो आया ही नहीं, पहुँच नहीं पाया। तो वो इसी वजह से कई बार, क्योंकि छात्र छात्राएँ ध्यान नहीं देते हैं, तो बैंक खाता फ्रीज हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्कॉलरशिप की धनराशि है उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना है। और खाते में जो धनराशि यानी कि अधिकतम लिमिट वो नहीं लगाना है। अधिकतम लिमिट को पता चले आपने लगा लिया कि 10,000 या 20 है, तो उसको चेक करा लेना है अधिकतम लिमिट 20,000 या 50,000 न लगी हो, तो कितनी भी धनराशि ट्रांसफ़र हो सके। तो वो लिमिट का आपको चेक करवा लीजिए बैंक से कि ऐसी कोई लिमिट ना लगे हो। और उसको साथ में बीच बीच में उसको कुछ पैसा ट्रांसफ़र करते रहिए, ट्रांजैक्शन करते रहिए। हर 3 माह में कुछ ना कुछ पैसा बैंक खाते में डालिए, कुछ निकालते रहिए। तो इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन बना रहेगा, तो बैंक का जो अकाउंट है आपका वो आपका फ्रीज नहीं होने पाएगा। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो एजेंसी है या संस्था आप कह लीजिए, एनपीसीआई यदि आप गूगल में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सीडिंग का काम करता है। जैसे आधार जो है आपका, आधार यानी यूआईडीएआई, और जो आपकी जो बैंक्स होती हैं उनके बीच में जो लिंकिंग करने का काम है सीडिंग का, वो करता है। और भी कई सारे काम होते हैं। यदि आप एनपीसीआई की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगा एनपीसीआई के बारे में। तो इस बारे में इस बार और आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी एनपीसीआई से आपका डायरेक्ट कोई कुछ नहीं करना है, ना आपको जाना है। आपको जो काम है वो बैंक से है, तो बैंक में जाकर के आप जमा कर देंगे तो वो आपकी सीडिंग हो जाएगी, या कहना चाहिए कि एक तरह से आपका जो आधार है वो खाते के साथ लिंक हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, ये कई सारे पेज हैं इसमें आपके लिए, छात्रों को क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो मेन चीज़ थी, जो छात्र छात्राओं से ज़्यादातर गलतियां होती हैं, या समय पर स्टूडेंट्स अपना अपडेट नहीं करा पाते हैं आधार, या अपने जो भी बैंक अकाउंट या जो उससे सीडिंग करने का, लिंकिंग करने का काम है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्रों की स्कॉलरशिप उनके खाते में नहीं पहुंच पाती है और उनको बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और इस बारे में जो स्कॉलरशिप की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप जानते हैं जो पुराने छात्र हैं, एक बार फिर से बता देता हूं। इस वेबसाइट को आप नियमित रूप से विजिट करते रहिए। जो भी सूचनाएं हैं, यदि टाइम टेबल में कोई संशोधन होता है या कोई भी दिशा निर्देश जारी होता है, तो हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट के माध्यम से ही जारी किया जाता है या बताया जाता है। और इसी में आपके स्टूडेंट्स का लॉगिन भी इसी में होता है, रजिस्टर आप करते हैं, इसी में लॉगिन करते हैं, अपना स्टेटस चेक करते हैं। तो वो scholarship.up.gov.in की वेबसाइट है। तो अब आप इसमें लॉगिन करके देखेंगे तो वेबसाइट पहले की तुलना में कुछ बदली हुई सी आपको नज़र आएगी। काफ़ी चीज़ें उसमें चेंज की गई हैं, अपडेट की गई हैं। तो आप लॉगिन करके देख लीजिए। यदि आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है तो जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसको आप लोग फॉलो करिए, तो आपकी स्कॉलरशिप यदि होगा पुराना केस तो उसमें स्कॉलरशिप आपके पास पहुंच जाएगी अकाउंट में। और यदि जो भी समस्याएं होंगी तो आपको बता देंगे जो संबंधित अधिकारी मैंने बताए हैं। दूसरा जो आगे के लिए आपको वो ये करना है तो वो आप जानकारी ले सकते हैं इससे, जो पूरा मैंने बताया है। इसके अलावा यदि आप पास आउट भी होने वाले हैं, अब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलना है, तो भी आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आपके परिवार का, गाँव का कोई आपके जानने वालों में कोई पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेने वाला हो, तो उसको आप ये सारी सही जानकारी चीज़ें बता सकते हैं, तो उसका इसमें भला होगा।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, एक डेमो वीडियो है जो स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, और उस वीडियो में सारा फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि रिन्यूअल आपको कैसे करना है, यदि आपको फ्रेश आवेदन कर रहे हैं, आप नया पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।